नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सोनरूपा विशाल को। हो सकता है साहित्य से जुड़ाव रखने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता इस नाम से पहले ही परिचित हो। डॉक्टर सोनरूपा विशाल एक कवित्री हैं। आपने अनेक विधाओं में लिखा है, सामाजिक सरोकार के कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, अनेक विधाओं में जो आपकी रचनाएं हैं वो लगातार छपती रहती हैं और संगीत से भी आपका जुड़ाव रहा है। सोनरूपा विशाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो लेखनी है इसके बारे में लगातार बात होगी। हम्म, पहले हम बात करते हैं आपके बचपन की कि हम्म, भारत में किस हिस्से से आप हैं, कैसा बचपन था और उस दौरान क्या कुछ करना चाहती थी। जी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जी। बदायूं ज़िले से, जो अपने आप में साहित्यिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। और मेरा पारिवारिक परिवेश कवितामयी था, साहित्यिक था। जी। मेरे पितामह, मेरे बाबा जी और मेरे पिता कवि रहे हैं। डॉक्टर उर्मिलेश, वो भी एक बहुत परिचित नाम है, जी। वो हिंदी के प्रोफेसर थे। तो पूरा जो साहित्यिक परिवेश था उसने मुझे बहुत ऊर्जित किया और कविता की ओर उन्मुख किया। बचपन हम्म। से ही मैं कविता पाठ करती थी, स्कूल्स में, अपने विद्यालयों में मैंने बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जी। तब वैसे क्या बनना चाहती थी, करियर क्या चूज जी, करना चाहती थी। कविताएं तो लिखना मैंने थोड़ा देर से शुरू किया, लेकिन जब मैं अपना परिचय भी देती थी तब भी कविताओं से ही देती थी। और मेरी आवाज़, सब लोग कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है और स्वर बहुत मजबूत है। जी। तो सबने मेरा मानस ऐसा बना दिया था कि मैं संगीत की ओर जाऊं, हम्म। करियर के रूप में भी, और मेरा मन भी बहुत रमता था। तो मैंने सोचा था कि मैं संगीत की प्रोफेसर बनूंगी हम्म। और शास्त्रीय संगीत सीखूंगी और उसी की प्रस्तुति दिया करूंगी। जी। ऐसा मन था। हम्म। लेकिन मेरे हम्म। पिताजी अकस्मात जब मुझसे बिछड़ गए, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हम्म। जितना उन्हें मैंने तब नहीं पढ़ा जब वो जीवित थे, उनके हम्म। जाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा उनको पढ़ा। जी। तो जब मैं उनकी किताब पलटती थी या कुछ भी ऐसा देखती थी तो मुझे लगता था उन्होंने बहुत कुछ अपनी हम्म। किताबों में कह दिया है, अपनी गज़लों में, अपने दोहों में, अपनी मुक्तकों में कह दिया है। तो धीरे धीरे करके मेरे भीतर भी अंकुरण होने लगा जी। कविता का। और मेरे पिताजी का मन भी था कि मैं हिंदी में डॉक्टरेट करूं। हम्म। तो उनका मन मैंने रखा उनसे पहले ही। इससे पहले मैं संगीत की ओर मुड़ी थी, जी। लेकिन अचानक ऐसा ये भी परिस्थितिवश हुआ कि मेरा विवाह थोड़ा जल्दी हो गया। हम्म। और संगीत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल विषय है और जी। निरंतर रियाज की ज़रूरत होती है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में ये मैं नहीं कर पा रही थी। हम्म। तो मैंने हिंदी में एमए किया, हिंदी में डॉक्टरेट किया, और इस तरह से हिंदी भी मेरी थोड़ी सी और ज़्यादा मजबूत हो गई। जी। तो अगर हम अभी आपकी लेखनी के बारे में बात करते हैं सोनरूपा जी, तो अमेरिका और 45 दिन आपका यात्रा संस्मरण जी, है। जी। पिछले बरस का गुलमोहर ये गीत गीत संग्रह आपका संग्रह है है, और लिखना जरूरी है ये गजल संग्रह गज़ल है। संग्रह है। और साहित्य में कवियत्रियों के योगदान को समर्पित जी, आपकी रचना है कोकिला कुल। जी। तो बहुत अलग अलग विधाएं ये हैं, अलग अलग विधाओं का चुनाव वो किस तरह से हुआ या समय के साथ वो चलता समय रहा। के साथ स्वतः ये होता चला गया। जी। प्रारंभ तो मैंने गज़लों से किया था, हम्म। और उसके बाद मेरी ये किताब भी आई, पहले ही लिखना ज़रूरी है। और जी। ईश्वर की कृपा से इसको पहला ही जो मेरा संग्रह था उसको पुरस्कृत किया गया उत्तर हम्म। प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, हरिवंश राय बच्चन सम्मान द्वारा। जी। इसके बाद मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा आत्मविश्वास आया। मैंने निरंतर किताबों को बहुत पढ़ा, व्याकरण संबंधी किताबों को, जी। और कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छे रचनाकारों को पढूं, हम्म। जिससे मेरी शब्द संपदा भी थोड़ी समृद्ध हो और मैं जान सकूं कि क्या क्या कमियां नहीं होनी चाहिए लेखन में। जी। तो इस तरह से पहले मैंने गजल संग्रह मेरा आया, से गीत भी लिखने लगी, स्वतः ये सब चीजें होने लगी। मेरी एक गजल मैंने किसी पत्रिका को भेजी थी, जी। माँ विषय था, उसमें मैंने एक गजल कही थी कि शाम सी नम, रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। तो हम्म। इस गजल को मैंने किसी मुशायरे में पढ़ा। उस मुशायरे में अशोक चक्रधर जी थे, बेकल उत्साही जी थे, नीरज जी थे, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार उसमें मंच पर थे। वो गजल मेरी बहुत पॉपुलर भी हुई और मुझे बहुत शाबाशी भी मिली। ये गजल मेरी पता नहीं कैसे अमेरिका पहुंच गई। हम्म। किसी ने शायद उसको प्रिस्क्राइब मेरा नाम रखा होगा, तो वहां से मुझे आमंत्रण मिला। मैं जब वहां पर गई, कवि सम्मेलनों की यात्रा 1.5 महीने की मैंने की थी, तो वहां पर जब मैं खाली बैठती थी तो लिखना शुरू कर देती कि आज का क्या अनुभव रहा। कब पता नहीं ये पूरी किताब हो गई, क्योंकि निरंतर मेरे लिखना मेरी आदत में हम्म। शुमार है, रोज ही लिखती हूँ लगभग। जी। तो ये किताब मेरी तैयार हो गई, हम्म। वो आके पब्लिश हो गई, और बीच बीच में गजलें, गीत वगैरह होते रहे। तो अभी एक नई किताब आई है, सपनों से जब निकले हम, हम्म। वो भी प्रकाशित हुई है पिछले 3-4 महीनों पहले। जी।
तो और आपसे जो बातचीत हो रही है इसमें एक चीज हमें एकदम कॉमन लग रही है, सक्रियता, कि लगा आप पढ़ती रहीं, लिखती रहीं, लिखती काम करती रहीं और धीरे धीरे वो एक संकलन के रूप में आपके सामने आता हाँ चला हाँ गया। हाँ ऐसे में गीतों का जिक्र आया है, जी तो हमें पता है कि आप गाती हैं, बहुत जी अच्छा गाती हैं, जी। संगीत से जुड़ाव आपका है, तो हम चाहेंगे कि अपनी रचना यहाँ आप हमारे लिए गुनगुनाइए, कोई भी रचना जो आपको प्रिय हो। एक मैं देश वंदना मैं आप सबके बीच जी पढ़ती हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार मिला। मेरी ये कोशिश रहती है कि कविताओं में बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि आप एक अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको भी बहुत अलंकृत और सुंदर सुसज्जित होना चाहिए। जी तो यही एक प्रयत्न मैंने अपनी राष्ट्र वंदना में किया है। जी तपस्वनी मनस्वनी यशस्वनी वसुंधरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, हिमाद्रि माथ पर सजे हरा भरा सुवेश है, अपार ईश संपदा विशेष हर प्रदेश है, सुबोधिनी अमोधिनी विशोधिनी ऋतंभरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। समन्वयी स्वभाव है अटूट संविधान का, अजस्र भारतीयता स्वरूप है विहान का, त्रिरंगिनी अभंगिनी उमंगिनी निरंतरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। अदम्य शौर्य की ध्वजा अनंतता है ज्ञान की, कहानियां अमर है मातु तेरे स्वाभिमान की, सुहासिनी प्रभासिनी उरासिनी अलंकरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। वाह, बहुत ही मीठा आपने गाया, बेहद सुंदर रचना। बहुत बहुत और धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आई होगी ये रचना। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी अपने सभी श्रोताओं को कि विभिन्न चैनल्स के माध्यम से तो हमने आपका काव्य पाठ सुना ही है, साथ ही अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जी और लंबी फहरिस्त है ये, और जी भी कई देशों में आपने काव्य पाठ किए हैं। जी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो भारत में जब आप काव्य पाठ करती हैं तब किस तरह का ध्यान रखती हैं, और जब विदेशों में करती हैं तब क्या कोई खास बदलाव होता है, क्या खास बात आप ध्यान रखती हैं उस समय? मेरा प्रयत्न रहता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम वहाँ पर अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का, कुछ रिश्तों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जी मैंने कोशिश की, ब्रिटेन में मैंने काव्य पाठ किया, अमेरिका में काफ़ी लंबे समय रही, मॉरिशस वगैरह में। तो मैंने ऐसा ही कोशिश करती हूँ कि जो अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, और मैंने अपने पिता को, अपने माँ को समर्पित जो गज़ल कही है, वो जब भी मैंने वहाँ पर पढ़ी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और इसके अलावा भी हमारी जो धार्मिक जो संस्कृति है जी उसको लेकर भी मैंने वहाँ पे काव्य पाठ किया है। मैंने भगवान श्री राम के ऊपर एक स्तुति लिखी, तो वो भी मैंने वहाँ पर जब पढ़ा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये बेहद चर्चित आपका गीत है, तो जब जिक्र अभी चला है तो मैं चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां आप हमारे लिए चलिए गुनगुना 3-4 दीजिए। पंक्तियां सुना देती जी हूँ आपको। कि मानस की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित हैं, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित हैं, राम आगमन के सुख से अब छलक उठे, वर्षों से जो भाव हृदय में संचित हैं, आज आस्था ने पाया परिणाम, स्वागत है श्री राम। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, और श्रद्धा जो है एकदम साझी हो गई है, जी ऐसा जी। आपने रचा है। अभी बातचीत में सोनरूपा जी जिक्र निकला था, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा अमेरिकी संसद द्वारा प्रशस्ति पत्र है, गीत गजल शिरोमणि सम्मान आपको मिला है, लंदन उच्चायोग से सम्मानित हैं आप, जी और मॉरिशस में कलाश्री सम्मान। इसके जी अलावा और भी पुरस्कार और सम्मान है। जी। जब हमें सम्मान मिलता है तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी जो लेखन है मतलब बहुत हो गया, हमने कर लिया और एक तरह का फुल स्टॉप है यहाँ पर, या लगता है कि यहाँ से एक और जर्नी शुरू हुई है और जिम्मेदारी बढ़ गई है? बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है जी अब। जैसे जैसे ये सम्मानित जब हुई या फिर लोगों की अपेक्षाएं मुझसे बढ़ी, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब तो मुझे इससे ऊपर और कार्य करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए और बेहतर मैं कर सकूं। जी तो एक दबाव मुझे महसूस होता है कई बार। अच्छा, तो शायद ये दबाव और बेहतर काम करवाता हाँ, है। ये भी है, ये भी बात सही है।
ऐसे में बच्चों के लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी एक कार्यक्रम आपने शुरू किया, तो इसके पीछे क्या विचार था? ये मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से अगर अपनी बात रखना चाहूँ तो मुझे ये लगता है कि किसी भी कला से जुड़ना हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है। हम्म। मेरे जीवन में भी है, मेरे अंदर जो एक मुझे लगता है कि एक विस्तार मैंने महसूस किया, एक इंसान के रूप में मैंने अपने आप को बेहतर महसूस किया जब जी। मैं कविताओं से जुड़ी, या फिर मुझे इस तरह का जो माहौल मुझे अच्छा लगता है, हम्म। जहाँ थोड़ी भावनात्मकता होती है, थोड़ी भावुकता, संवेदना, ये सब चीज़ें मुझे महसूस होती हैं। क्योंकि हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, बहुत सारे मशीनरियों में, मतलब आप देख ही रही हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन कहीं जो एक कला होती है वो एक कंधे की तरह मुझे महसूस होती है कि उस पर सिर टिकाया तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी किसी के दुख से द्रवित हो जाती हूँ, तो ये सब चीज़ें जो मुझे दी वो इस कला ने, कविता ने दी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अगर एक बेहतर इंसान के रूप में आगे बढ़े जी। तो कितना अच्छा हो। तो मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, मैं उनकी परवरिश थोड़ी ना कर सकती हूँ, जी। लेकिन अगर इस तरफ से उनके रुझान हो जाए तो एक बेहतर इंसान बनने में कविता बहुत बड़ा काम करती है। जब इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, कैसे संतुलन किया जाता है और टाइम मैनेजमेंट हम जो कहते हैं वो हाँ। कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट मैं कर लेती हूँ, अच्छे जी। से कर लेती हूँ। कभी भी मेरा परिवार मुझसे मतलब छूटा नहीं, बिल्कुल। प्राथमिकता मैंने अपने परिवार को ही दी है। जी। मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ मैं। मैंने अभी पिछले 3-4 सालों पहले आचमन फाउंडेशन की स्थापना की। जी। उसके पीछे भी मेरा उद्देश्य ये था कि साहित्य का जो ग्रेस है उसको हम बरकरार रख सकें। तो मैं हर वर्ष एक वार्षिक आयोजन करती हूँ, एक उसमें कवि सम्मेलन होता है और हम एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित करते हैं जिन्होंने एक लंबा वक्त अपना साहित्य को दिया है, और हिंदी में भी जो कोई कार्य अच्छा कर रहा है तो उसको भी एक सम्मान हमारी ओर से दिया जाता है। जी। अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं जो लेखन में रुचि रखते हैं, जी। तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे, कैसे वो आगे बढ़े? पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, कि क्या रुझान है आपका। तो उसको जानने के बाद कोशिश कीजिए कि अच्छा सा अच्छा साहित्य पढ़ें, खूब पढ़िए, और पहले अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जी। 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 तो पढ़ना जो है वो है असल में पूंजी जो कहा हाँ, और जाएगा मुझे लगता लिखने है कि की। लिखते भी जी। रहना चाहिए, जी। और उसको थोड़े थोड़े दिन बाद फिर दोबारा जांचिए, फिर आपको लगेगा नहीं ये तो कुछ कमी है, फिर उसको इरेज कीजिए, फिर कुछ अच्छा लिखने के प्रयत्न कीजिए। ये नहीं है कि कुछ लिखा और उसको समझ लिया, अब लिख गया, जी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इस यात्रा का कभी अंत नहीं होता। कभी ये ना सोचें कि अब हमने बहुत अच्छा लिख लिया, अब कुछ नहीं, इसका कुछ अंत नहीं हो सकता। तो सोनरूपा विशाल जी, चलते चलते कुछ और पंक्तियां हम चाहेंगे आप हमारे लिए गुनगुनाएं, चाहे अपनी रचना हो या आपके किसी प्रिय की रचना हो, उन कवियों की हो जिन्हें आप पढ़ती हैं। मैं अपने पिताजी की 2 पंक्तियां पढ़ना जी, चाहती जरूर, हूँ। स्वागत। कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। और इस शेर में पूरे जिंदगी का फलसफा जो मेरा भी है कि जितना भी जिए ऐसा जिए कि खुद को भी लगे कि आईना जब देखें तो ये लगे कि हाँ, ये जिया गया। कि कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। बहुत खूब। सोनरूपा विशाल जी, एक तो आपने जो आपकी अपनी यात्रा है इससे बहुत कुछ सिखा दिया, और चलते चलते अपने पिताजी की पंक्तियों से ये संदेश आपने जो दिया है ये अनमोल है हम सभी के लिए। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी रोचक बातें की, आपकी कुछ रचनाएं हमने आपके माध्यम से सुनी हैं, और हम ये कामना करते हैं कि आपकी लेखनी लगातार प्रखर रहे और लगातार ये यात्रा जो है वो चलती रहे, हम आपको पढ़ते रहें, आपको सुनते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।